नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं 5 की पड़ताल। देश में इन दिनों जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक ने शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और बेहतर भविष्य को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। पटना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग समेत कई मांगों को लेकर सड़कों पर अब छात्र उतर आए हैं। छात्रों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के घेराव के लिए मार्च शुरू किया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया। सरकार का कहना है कि छात्रों की और रोजगार पाने वालों की जो भी मांग और समस्या है, सरकार तो उसे गंभीरता से ले रही है। तो वहीं विपक्ष छात्रों के इस आंदोलन में धार देने में जुट चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में जेन अल्फा भी अपनी मांगों को लेकर अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक स्कूली छात्रों ने बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जेनजी और जेन अल्फा के शिक्षा, परीक्षा और रोजगार को लेकर चल रहे आंदोलन ने नए अध्याय की शुरुआत कर दी। पटना में बीपीएससी, टीआरई 4 और पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों का एक गुट सीएम हाउस घेरने निकला और जब छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन के साथ लाठीचार्ज भी किया। जबकि सरकार ने छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली हैं, लेकिन छात्र अपनी कुछ मांगों पर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों की और रोजगार पाने वालों की जो मांग है और जो समस्याएं हैं, सरकार उसे गंभीरता से ले रही है। जो भी विद्यार्थियों का, छात्र का, रोजगार पाने वाले की जो भी डिमांड है, समस्या है, सरकार तो उसको गंभीरता से ले रही है। और जो नियम है, जो कानून है, उसमें जो प्रोविजन है, उसके हिसाब से उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। छात्रों के इस आंदोलन पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष इस आंदोलन को धार देने में जुटा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि किसी कीमत पर प्रदेश के छात्र युवाओं के मुद्दों पर समझौता नहीं होने देंगे। इस पर बीजेपी ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। देखिए, ऐसी भाषा का प्रयोग जो अधिकारी ने किया है, इमीडिएटली जो है उसको हटा देना चाहिए। लोकतंत्र में छात्रों को आंदोलन करने का हक बनता है, लेकिन ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं बीपीएससी के अधिकारी जो हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं है। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूँगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। एक तरफ जहां पटना में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का सड़कों पर संग्राम जारी है, तो दूसरी तरफ राज्यों में जेन अल्फा भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने लगे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी से लेकर बड़वानी तक स्कूली छात्रों ने बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं राजस्थान के बालोतरा में एक सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस तरह जेनजी से लेकर जेन अल्फा तक अपनी बेहतर भविष्य को लेकर मुखर हो रहे हैं और इसकी आड़ में सियासत भी परवान चढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एक तरफ देश भर में अलग अलग जगह जहां छात्र अपनी मांगों को लेकर मुखर हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष अब हमलावर हो चुका है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश में जगह जगह बार बार इस तरह का आंदोलन ये बताता है कि सिस्टम में कमी तो है। सिस्टम का कहीं ना कहीं तो कोई लूप होल है, कहीं ना कहीं कोई फेलियर तो ऐसा है जिस वजह से आज छात्र जो हैं वो सड़क पर आ चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। चाहे जंतर मंतर की बात करें, चाहे हम झारखंड के आंदोलन की बात करें, और अब पटना, वहां पर भी छात्र इसी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी की मांग है छात्रों की, जो कि बहुत जायज़ मांग है, क्योंकि एक पारदर्शिता का होना किसी भी परीक्षा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही इन छात्रों की मांग है। और हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ रहा है। हम पैनल के साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ स्नेहा वर्मा शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर कौशल पंवार हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल होंगे। लेकिन
स्नेहा, पहला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जगह जगह देश भर में जो देखने को मिल रहा है कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं। पटना में अभी जो आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर आज छात्र सड़कों पर उतरे, मार्च किया, मांग है कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, छात्र आंदोलन क्यों कर रहा है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए। छात्र का काम है पढ़ाई करना, है ना। वो आंदोलन कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं व्यवस्था से चिंतित है। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर जो वो पेपर दे रहे हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, और जब रिजल्ट्स भी आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो विद्यार्थी ठीक से परीक्षा नहीं दिए थे उनका चयन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। तो अगर हमारी छात्रों को एक ऐसी भरोसेमंद, हमें उनका भरोसा जीतना होगा। वो वर्षों तक मेहनत करते हैं, और जो ये परीक्षाएं हैं, ये सारी परीक्षाएं बहुत कॉम्पिटिटिव हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं और जो वैकेंसीज होती हैं बहुत कम होती हैं। तो ओनली टॉप कैंडिडेट्स, उनको ही चयन किया जाता है। बट भरोसा उठ चुका है अभी हमारी व्यवस्था के ओर से इन छात्रों का, तभी ये आंदोलन पे उतरे हैं। नहीं तो एक छात्र के पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के सड़कों पे आके अपना समय बर्बाद करे और अपनी सरकार से अपनी व्यवस्था को चेंज करने के लिए कहे। ये काम तो सरकार का है, छात्रों का नहीं है। बट वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी जहाँ पे उन्हें भरोसा हो कि वो जो एग्जाम देंगे उसमें पूरा जो सिस्टम है वो निष्पक्ष होगा। उनके जो भी एग्जाम हुआ है एक फेयर कंपटीशन होगा, और जो अच्छा किए हैं वही ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल वही ट्रांसपेरेंसी की बात उन्होंने कही कि एक पारदर्शिता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। प्रोफेसर कौशल पवार से मैं तब तक सवाल पूछती हूँ। प्रोफेसर कौशल, ये ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, छात्र जो कह रहे हैं कि भाई उनको उस हिसाब से एजुकेशन नहीं मिल रही, वो सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, सालों की मेहनत ज़ाया चली जा रही है। आपको क्या लगता है? एक कारण ये भी क्योंकि जिस तरीके से हमने शिक्षा का व्यापारीकरण होते हुए देखा है, शिक्षा शिक्षक तक सीमित नहीं, उसका एक व्यापारीकरण भी हुआ है। तो ये जो लूप होल्स हैं, इसका कितना असर छात्रों पर पड़ता रहा है और अब निकलने का क्या सही तरीका हो सकता है? देखिए, बिल्कुल बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि आज जो लूप होल्स हैं, जिस तरह से विद्यार्थियों का जीवन पूरा प्रभावित हो जाता है। एक विद्यार्थी पूरा वर्ष पढ़ता है और एग्जाम की तैयारी करता है, उसके माँ बाप भी उतने ही चिंतित होते हैं, उनके पूरा समाज एक तरह से चिंतित में होता है। और जब विद्यार्थी छात्र जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है और वह इन सारे कारणों से जो आपने भी बताए, और अभी स्नेहा वर्मा जी जो बात कर रही थी, मैं उनकी बात से भी सहमत हूँ। उन्हीं की बात में मिलाते हुए मैं कहूँगी कि चिंता तो जायज है, और छात्र अगर माफ कीजिएगा, छात्र अगर सड़कों पर उतरे हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक तरह से, क्योंकि हमारी पूरी परीक्षा तंत्र पर भी सवाल उठता है, शैक्षणिक संस्थाओं पर भी उतरता है, और शासकीय जो निकाय हैं हमारे, जो हमारे व्यवस्थाकारी जो बैठे हुए लोग हैं, उन पर भी सवाल आता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम शिक्षक भी उतने ही जिम्मेदार उसके कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जब छात्र इस तरह की चिंता जाहिर करता है, अगर वह अपने क्लासरूम में भी अगर इस तरह की चिंता जाहिर करता है, तो हम शिक्षकों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको मानसिक रूप से इतना सुदृढ़ कर पाए कि वह अपनी परीक्षा दे और पूरे विश्वास के साथ वह बैठे। लेकिन इसके बावजूद भी जब छात्र परीक्षा देता है और जिस तरह के लूप होल, जैसे कि आपने खुद बताया, वो आते हैं, तो ये पूरे शिक्षा तंत्र पर ही एक सवाल उठता है। और फिर हम लोग जब छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो हम उनको छात्र राजनीति का नाम देके अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ देते हैं। अभी ये केवल बिहार में जो छात्र कर रहे हैं, जो जनजी जो हैं, या आप झारखंड में भी जिन छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, ये पूरी एक व्यवस्था पर सवाल था। और वह जब दिल्ली से शुरू होकर हमारे जब राज्यों तक भी पहुंचा है, तब दिल्ली में जब ये चल रहा था तो कम से कम राज्य की सरकारों को ये शिक्षा ले लेनी चाहिए थी।
कम से कम आपके पास इतना समय था कि आप उस समय का लाभ उठाते हुए एक ऐसा सिस्टम तैयार करते जिसमें छात्रों का विश्वास आपके ऊपर सबक लेने की जरूरत थी। सबक लेने की जरूरत है, जबकि आपने नहीं लिया है, वह चाहे झारखंड में हो चाहे आज बिहार में। सवाल ये नहीं है कि राज्यों में ये हो रहा है, सवाल ये है कि केंद्र से जब प्रश्न उठते हैं तो तमाम राज्य व्यवस्था के ऊपर वो सारी की सारी चीजें लागू होती है। इसके बावजूद भी अगर शिक्षा तंत्र में कोई बुनियादी सुधार नहीं दिखाई देता, कोई पारदर्शिता अगर छात्रों को दिखाई नहीं देती, जो छात्रों का भविष्य जो एक तरह से अंधकार की तरफ चला जाता है, तो सवाल तो उठेगा ही और छात्र इसके लिए सड़कों पर बल्कि मैं तो कह रही हूँ ये सवाल बहुत देर से उठ रहे हैं, ये बहुत सवाल देर तो से, बहुत मैंने सालों कहा पहले ना उठ कि जाने चाहिए थे। बिल्कुल समय था उनके पास, ये सवाल बहुत झारखंड में पहले भी समय सालों था, पहले उठ जाने बिहार चाहिए थे, देर से ये बिल्कुल, सवाल उठ रहे हैं। मैं राहुल के बिल्कुल। जरा जवाब ले लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है उनके जवाब की, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। राहुल, पहले तो दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा झारखंड में देखने को मिला, उसके बाद अब पटना में ये आंदोलन देखने को मिल रहा है जेनजी का, छात्रों का। संतुष्ट नहीं है छात्र जो व्यवस्था चल रही है और बहुत ज़रूरत है, ये वाकई में एक लूप होल है। और मैं सिर्फ जेनजीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बच्चा प्ले स्कूल जाना शुरू करता है ना, तभी से सिस्टम में अब खराबी आ चुकी है। वहीं से मोटी मोटी फीसेस, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं मिलता है और ये बढ़ता जाता है। वो बच्चा जब किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और दिन रात पूरा परिवार मेहनत करता है, सिर्फ एक बच्चा नहीं पढ़ता है, उसके बाद भी उसको क्या मिल रहा है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई मिली भगत, पैसे देकर सीट ले लेना, ये सब कुछ, या पेपर लीक हो जाना। कितनी ज़रूरत है अब इस पूरे तंत्र को बदलने की और सरकार कर क्या रही है इसके लिए? श्रद्धा जी, आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं ये निश्चित रूप से ये ऐसा गंभीर विषय है जिसकी गंभीरता और निश्चित रूप से हम मेरे शब्दों के माध्यम से तो निश्चित रूप से समाप्त नहीं होगी, लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जिसके वजह से जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनका भी जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। देखिए, राजनीतिक में एक सबसे अच्छा अध्याय ये होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां जब भी अपने संविधान के शपथ के माध्यम से जब सत्ता के समीप जाती है और जब राज सिंहासन का श्रृंगार करती है, तो उस समय उसकी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो देश की जनता और राज्य की जनता को समर्पित होता है। मैं कुछ चीजें ऐसे उठाना चाहता हूँ जो आपने दिल्ली के भी प्रश्न को उठाया, साथ ही साथ बिहार और झारखंड भी है और ऐसे तमाम राज्य हैं। मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, इसको ये राजनीतिक दोषारोपण के भावना से इसको ना देखा जाए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी जी हमारे देश के जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय पेपर लीक का एक प्रसंग उठा था और उसमें एक कानून बनाने की मांग की गई थी। दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया और उसके बाद वो पेंडिंग में चला गया। कांग्रेस की सरकार भी रहती है लेकिन इसके ऊपर कोई अमल नहीं होता है। लगभग 40 साल बाद मोदी जी की सरकार ने उस पर कानून बनाने का काम किया और एक सबसे अच्छी पहल थी जो एनटीए का गठन हुआ। मैं मानता हूं कि सिस्टम में कुछ लूप होल हुई थी जिसके तहत सरकार की प्रतिकार भी किया गया था छात्रों के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा भी, लेकिन सिस्टम में सुधार भी किया गया, कानून को कड़ा से कड़ा बनाया गया और सदन और संसद के अंदर जो अब लोकतंत्र के जो जनहित के जो लोग चर्चा करने के लिए वहां उपस्थित होते हैं वो लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग 10 करोड़ का एक आर्थिक दंड का प्रावधान रखा और साथ ही साथ जेल के सलाखों के पीछे डालने का एक कानून बनाया। दूसरी बात, जब हम बिहार के प्रश्न की जब हम बात करते हैं तो बिहार में भी लगभग माननीय सम्राट चौधरी जी की सरकार ने एक कानून बनाया। उस कानून के तहत पेपर लीक के मामले को संगठित अपराध की श्रेणी में रखा गया और 1 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया, जो ये सरकार ने कानून में संशोधन कर इन चीजों को किया। अब बात करते हैं बिहार में जो आज छात्र का जो आंदोलन हो रहा था, तो बिहार सरकार की एक सबसे अच्छी उपलब्धि ये है कि बिहार सरकार जेनजी को खास करके बहुत सम्मान करती है और जिसकी पार्टी की विचारधारा की शुरुआत विवेकानंद जी के विचारों से होता हो, वो जेनजी को कैसे नजरअंदाज कर सकती है। मैं आपको कुछ प्रसंग बताना चाहूंगा कि परीक्षा भर्ती की जो प्रक्रिया थी उसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, चाहे वो बीपीएससी की भी बात की जा रही थी। तो बीपीएससी को जो कमिटियों का जो सुझाव गया, उस कमिटियों के सुझाव में एक चीज बहुत प्रमुखता के साथ आई कि अगर इसको हम 2 चरण में करेंगे तो निश्चित रूप से जो पेपर लीक की जो द्वेष है, जो आरोप लगते हैं, उससे बचा जा सकता है, जो छात्रों के हित के लिए है। और साथ ही साथ जो डोमिसाइल नीति की बात की जा रही थी और जो आपने एक ओपनिंग कमेंट में भी एक महत्वपूर्ण बात कही, बीपीएससी की पदाधिकारी ने जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो अशब्द बातें कही थी, तो उसका प्रतिकार भी लगभग कल किया गया था और सम्राट जी की सरकार ने उस पर तुरंत संज्ञान लेकर उस अधिकारी को निलंबित कर दिया। लेकिन लोकतंत्र में तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन कानून व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा विषय होता है जिसको संभालना नहीं, वो सारी छात्रों की चीजें मैंने जिम्मेदारी आपको होती है और नैतिक व्यवस्था पे सवाल उठ वो जाते हैं। सारी बातें मैं- मैंने आपकी मान ली कि एक सिस्टम होता है, लेकिन हम तो उसी सिस्टम के फेलियर की बात कर रहे हैं ना। मैं वो आ रहा सिस्टम ही था, ठीक मैं से पता नहीं मैं चल किसके रहा लिए है, आ रहा हम उसी की बात कर रहे हैं। मैं रुक करूंगी। एनटीए का आपने जिक्र किया, एनटीए को लेकर अब तक क्या क्या विवाद हो चुके हैं। तो 17 में इसकी बात बड़ी हुई थी, 18 में इसका गठन हुआ था, क्या क्या हो चुका है ये भी मैं इसका भी जिक्र करूंगी। पहले जरा राजेश राठौर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुक कर लूं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। लेकिन कभी दिल्ली, कभी पटना, कभी झारखंड, क्यों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? चाहे मैं अभी की सरकार की बात करूं, चाहे मैं पिछली सरकारों की बात करूं, अब तक कोई ऐसा सिस्टम कोई सरकार बना ही नहीं पाती है कि छात्रों को ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जबकि छात्रों को, युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन उस भविष्य पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है ढंग से। मैडम, ये कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार चाहे जिनकी हो, दिल्ली को छोड़ दूं तो बाकी प्रदेशों में पर्चे लीक होते हैं, धांधलियां होती हैं, बैकडोर से बच्चे घुसते हैं नौकरी में। यह चुनौती किसी एक राज्य के लिए नहीं, ये चुनौती पूरे देश के लिए, सरकार चाहे किसी का भी हो। हमारे पास यूपीएससी जैसी संस्था है जो एग्जामिनेशन लेती है, और मैं मानता हूं कि अब तक सबसे कम लीकेज उसमें हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो क्यों नहीं उस पैटर्न को अपनाया जाता है? एनटीए के पास हम क्यों जाते हैं? बिहार में चूंकि लगभग 20 साल से ऊपर एक गठबंधन की सरकार हो गया, कुछ दिन तक हम रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को बिहार में 3 लोगों से लड़ना पड़ता है। एक भारतीय जनता पार्टी में उनके अपने साथी हैं उनसे, एक जनता दल यू से, और दूसरा उसमें अधिकारी जो जमे हुए हैं दशकों से उनसे। मैं ये बात कह रहा हूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष लगातार 14 सालों तक एक आनंद किशोर रहे, जिसमें 6 मुख्यमंत्री बदल गए, 6 प्रधान सचिव बदल गए, 6 शिक्षा सचिव बदल गए। अब शिक्षा लेकर हम लोगों ने किया तो उनको वहां से हटाया गया, फिर बड़े पद पे उनको भेजा गया। तो मैं समझता हूं कि बिहार जो है अधिकारियों से जकड़ा हुआ है, और उन अधिकारियों के बीच में मुख्यमंत्री फंसा हुआ है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फंसे हुए थे, अब सम्राट चौधरी फंस गया है। हम लोग टीवी पे अभी डिबेट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पक्ष में बात रखेंगे, हम उनके विरोध में बात रखेंगे, इससे कभी निदान नहीं होगा। पहले उच्च श्रेणी की बात भारत स्तर पे करनी पड़ेगी कि क्यों ना हम यूपीएससी का पैटर्न अपनाते हैं, ताकि पेपर लीक रुके, बेहतर एग्जाम हो। बहुत सही और बहुत वैलिड बात कही है। देखिए, ये बहुत, मैं कहूँगी बहुत अच्छा पैनल ये जुड़ा हुआ है जो ये बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही है कि क्यों हम आरोप प्रत्यारोप में फंसे रहते हैं। एक देश के स्तर पर बैठकर इन बातों को क्यों नहीं सुलझाया जाता है? सिर्फ राजनीति ही करना क्यों उद्देश्य है? वो भी उनके साथ जिनको आप देश का भविष्य कहते हैं, उनके साथ भी राजनीति और पूरे भविष्य को का फिर नाश ही हो जाता है। अगर मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूं तो शायद गलत नहीं है, क्योंकि युवा को अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है तो फिर उसका बंटाधार है। स्नेहा जी जुड़ी हुई हैं। स्नेहा जी, शुरुआत हमने इसी से की थी कि भाई बहुत फेलियर्स हैं, बहुत लूप होल्स हैं, लेकिन अगर मैं एक शिक्षाविद आप हैं उसके नाते मैं आपसे जानना चाहूँ, कैसे उन कमियों को दूर किया जा सकता है? एक शिक्षाविद होने के नाते ज़रा बताएं, ताकि जो प्रवक्ता हैं वो भी समझे कि हाँ, ये सलाह काम की है। देखिए, हम जेनजी से डेली बेसिस पे रोज मिलते हैं, और जेनजी और हमारी जनरेशन में बहुत फर्क है। बहुत फर्क हम है। क्वेश्चंस नहीं करते थे। एक सिंपल चीज ले लीजिए, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता पिता ने हमें सिखाया कि इस दिन ये नहीं करना है। हमने उनसे नहीं पूछा कि क्यों नहीं करना है। आज का जेनजी पूछता है क्यों नहीं करना है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है आज के दिन में और बाकी दिन में। गुरुवार को बाल नहीं धोने नहीं करना है, शनिवार को वो नहीं करना है, करते हैं हम। लेकिन जेनजी उसका लॉजिक मांगता है, तो हम उनसे रोज डेली डील करते हैं, और उनके बहुत क्वेश्चन हैं, सिस्टम से ही नहीं, उनके और भी बहुत चीजों से बहुत क्वेश्चन हैं, और वो एक लॉजिकल आंसर मांगते हैं, वो एक फेयर सिस्टम मांगते हैं। तो हमारे उनको चाहिए कि नोटिफिकेशंस टाइम पे आए,
वो लोग इंतजार करते रहते हैं नोटिफिकेशंस का, कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगा, सालों की मेहनत है तो नोटिफिकेशंस ठीक से आए। फिर शिक्षा का जो प्रणाली है वो इक्वल हो, हर बच्चे को इक्वल, विच इज रियली वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी पॉसिबल, बट वो चाहते हैं कि सबको समान शिक्षा मिले, ठीक है। और उसके बाद भी चाहते हैं कि जो एग्जाम प्रक्रिया है, परीक्षा की प्रक्रिया है, वो फेयर हो, कोई लीक ना हो पेपर, कोई और तरह की धांधली ना हो, जो कि प्रेवलेंट है और उनको भी पता है कि यह होगा। तो एक डर के अंदर, डर है हर बच्चे के मन में, बट फिर भी वो तैयारी कर रहा है कि शायद मैं ये नैया पार कर लूंगा। ठीक है। फिर इतने सालों की मेहनत, फिर पेपर हो गया, पेपर फिर लीक हो गया, फिर कैंसिल हो गया, तो उनको सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। तो अगर हमारी नोटिफिकेशंस टाइम पे आएंगी, बच्चों को ठीक व्यवस्था मिलेगी, उनसे बात की जाएगी, उनसे दे वांट टू टॉक, एवरी जो जेन ज़ी है वो हमारे साथ भी, हम तो उनको डेली बेसिस पे मिलते हैं। अभी के छात्र और पुराने छात्रों में बहुत डिफरेंस है। पहले हम पढ़ा के निकल जाते थे, अभी की क्लास में देयर सो मच ऑफ डिस्कशन, हिचक नहीं है उन छात्रों में, हिचक नहीं है अगर उनको कोई सवाल करना है, और वो वाई, लॉजिकल वाई होता है उनका, चाहिए उन्हें हर चीज का, बहुत लॉजिकली वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों, पता है कि क्या ठीक है क्या गलत, दे आर अवेयर। बिल्कुल। और सोशल मीडिया ने उनकी पावर को एक बढ़ा दिया है ना, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो वो आपस में कहीं भी बैठे हैं, वो मिल के डिस्कशंस करते हैं, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। तो ये सब चीजें हमें एज अ एजुकेशनिस्ट और गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, वो क्या चाहते हैं। हालांकि इस तरफ उस तरफ सरकार ने, देखिए ये मैं कहूंगी, इस तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया, और सरकार नहीं, मैं अगर विपक्ष की भी बात करूं, मैं कांग्रेस की भी बात करूं, अब तो जेनजीज की तरफ हाथ आगे बढ़ा रहे हैं हैंडशेक करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि भाई यही जो है ये भविष्य है। प्रोफेसर कौशल, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे थे कि क्या क्या सलाह हो सकती हैं, मुझे बताइए कि क्या वो सलाह है, ना केवल जेनजी, जेन अल्फा, मैं कह रही हूँ जनरेशन बीटा के लिए भी, जो 2024 या 25 में शुरू हुई है, शायद 25 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 24 या 25 में, उनके लिए भी, क्योंकि उनकी तो शुरुआत होगी, मतलब एजुकेशन को सिर्फ हायर लेवल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इनिशियल से बात कर रही हूँ, क्योंकि वो जड़ें वहीं से उगेंगी, वहीं से सारी चीज़ें होंगी। क्या सलाह है इन सरकारी तंत्रों के लिए, इस पूरे एजुकेशन तंत्र के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हम शिक्षकों को भी और शिक्षक संस्थाओं को भी मकाले की जो शिक्षा नीति है उससे बाहर आके देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने जो अपना जो मानसिक रूप से अपने आप को केवल हमने एक डिग्री ली और तुरंत हमें नौकरी मिल जाए, ये जो मानसिकता हमारी बनी है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। और भारत सरकार ने आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू की, उसमें काफी हद तक हमारी उस जो मकाले की शिक्षा नीति है उससे बाहर आने का प्रयास उस शिक्षा नीति में किया गया है। अगर मैं बात करूं कि हमारी जो भारतीय जो ज्ञान मीमांसा है, जिसको आप इंडियन नॉलेज सिस्टम कहेंगे, अगर वह इंडियन नॉलेज सिस्टम शुरुआती इनिशियल स्टेज में हम अपने छात्रों को उससे परिचित कराएं, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट भी उनमें क्रिएट करें, हम अपनी जो जड़ें हैं हमारी, जो हम जैसे अभी आप बात कर रही थी कि हमारे समय में ये था, आज समय बदल चुका है। आप केवल पीछे की जो हमारी परंपराएं हैं या हमारी जो शैक्षिक व्यवस्था थी उसके आधार पे विद्यार्थी की पूरे सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। आज आपको जरूरत है, हमारे छात्रों को जरूरत है कि हमारी जो भारतीय ज्ञान मीमांसा है उसमें जो निहित ज्ञान है उससे परिचित करवाते हुए जो हमारा जो आज का जो मॉडर्न सिस्टम है, जो क्योंकि हम एक सार्वभौमिक शिक्षा नीति को भी साथ में लेकर नहीं, उसके पीछे वजह भी है ना कौशल जी, उसके पीछे वजह ये है कि पहले तो टीचर पर ही डिपेंडेंट रहते थे ना छात्र, आज ये है, आज फोन है, आज इस फोन के जरिए सब कुछ पता कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स, छोटे छोटे
छोटे छोटे हाँ, 2-3 बिल्कुल। साल के बच्चे सब कुछ पता कर सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ तक कि जिस टाइम आपको अगर मान लो कोई टॉपिक क्लास में पढ़ाना हो ना टीचर, उससे पहले बच्चे सारा एआई से और तमाम जो पेडागोजीज हैं उनको मिलती है, उससे वो तैयारी करके आते हैं। ये एक अच्छी चीज है। मतलब आप इस व्यवस्था को उस तरह से नहीं देख सकते जो पहले रही होगी कि आप विद्यार्थी कुछ बोलेगा ही नहीं, टीचर को ही सब कुछ आता है। मतलब अब दोनों जो शिक्षा का हमारा जो मूल जो जड़ थी ना, वो थी ज्ञान। हम नॉलेज देते थे, हम ज्ञान देते थे, हम डिग्री नहीं देते थे। डिग्री मिलती थी लेकिन डिग्री उसका एक पार्ट था। तो मेरा सुझाव ये था कि जो हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उससे परिचित करवाते हुए हमें छात्रों को उनके साथ एक जो संवाद की जो हमारी प्रक्रिया है ना, वो संवाद जरूरी है। जब तक वो संवाद नहीं होगा तो हमें अपने आप को भी अपडेट करने की जरूरत है। क्योंकि जो छात्र जो आप इसको ऐसे देखिए कि जो हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है और जो आपको परीक्षा, जब आपकी जो रोजगार के लिए जो परीक्षा है यानी कि नौकरी के लिए जब परीक्षा होती है, उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस और हमारे पाठ्यक्रम के सिलेबस में बहुत हद तक अंतर होता है। इसलिए जब आपने कहा था ना प्राइवेटाइजेशन, स्कूलों का जो शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन, व्यापारीकरण हो चुका है, व्यापारीकरण, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सवाल हमारा उठता है कि हमारे जो तमाम जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, जो हमारे जो पाठ्यक्रम है, उनमें हम छात्रों को क्या पढ़ाते हैं। शिक्षक अपने आप को कितना तैयार करके क्लास में आता है। मेरा सवाल ये था, मतलब मैं बताना ये चाहती थी, आपने सुझाव जो मांगा वह यह है कि छात्रों के साथ संवाद, छात्रों के साथ क्लास में आने से पहले अपडेट करना और उनको न केवल परीक्षा के रूप में तैयार करना बल्कि उनकी कमजोरियों को दूर करना, उनको हर तरह से अपडेट करना। और जो आगामी जो भविष्य में, निकट भविष्य में जब बच्चा परीक्षा केंद्र में डिग्री से इतर जो नौकरी के लिए जब वो लाइन में लगेगा, वहाँ जो पाठ्यक्रम उसको फेस करना होगा, यानी कि जो परीक्षा केंद्र तक पहुँचने तक की जो पीढ़ी है, जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी को तैयार करने की, उस सीढ़ी को मजबूत करने की जरूरत, मजबूत करने की जरूरत है। राहुल से मैं सवाल जी, मैं एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही हूँ सिर्फ 1 सेकंड में। वह यह है कि जब हमारे जो शिक्षा तंत्र है, वह शिक्षा तंत्र जब परीक्षा आयोजित करता है, चाहे वो एनटीए के माध्यम से हो, इसमें कोई दो राय नहीं, एनटीए में बहुत सारी खामियां रही हैं जिसके ऊपर हम लगातार सवाल भी उठाते रहे हैं, लेकिन व्यवस्था की बात है। आप एनटीए की जगह कुछ और ले आएंगे तब भी अगर सुधार, बात व्यवस्था की है। राहुल से मेरा सवाल वही है, बीजेपी से सवाल मेरा वही है। राहुल, ये जो दो शिक्षाविद जो हैं हमारे साथ, इनसे जो मैंने सलाह ली है इसीलिए कि सरकार भी समझ पाए कि कहाँ कहाँ चीजें बदलने की जरूरत है। नो डाउट नई शिक्षा नीति है, उसमें काफी बदलाव हुए हैं, मैं बिल्कुल इस बात को कहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से संवाद करते हैं, ये हम परीक्षा पे चर्चा करते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन अगर हम निचले स्तर पर देखें तो वो चीजें नहीं दिखाई देती हैं। अभी भी सरकारी स्कूलों में वो शिक्षा नहीं मिलती है, टीचर्स नहीं आते हैं और बहुत सारी इसकी रिपोर्ट्स हैं। इन सब में बदलाव की जरूरत है। निश्चित रूप से जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं, उन लोगों ने जो अपनी बातों को रखा, वो आने वाले भविष्य में एक सामाजिक स्तर पर सुधार के केंद्र बिंदु में रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी छात्रों की चिंता करते हैं, उस तरह से हर राज्य सरकारें भी अपने भविष्य की चिंता करती हैं छात्रों की, क्योंकि कल के समय में वो छात्र ही आने वाले समय में प्रशासनिक स्तर के अधिकारी बनेंगे और आपके राज्य को सेवा प्रदान करेंगे। मैं कुछ चीजें जो बिहार के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मांगे रखी गई थी छात्रों के द्वारा। देखिए, एक आंदोलन करना और एक आंदोलन के तहत बातों को नहीं सुनना, वो दूसरा विषय हो सकता है जो हमने झारखंड में देखा है। झारखंड में जो छात्र बैठे थे, उन छात्रों की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह का एक मिसाल कायम की है और इस चीज को बताया है कि बिना असामाजिक तत्वों की भी अच्छी तरह से आंदोलन किया जा सकता है, जो उन लोगों ने दिखाया है। बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज भी जिस तरह से आंदोलन की जो इजाजत दी गई थी, उस समय भी छात्रों ने भी काफी बेहतर तरीके से सहयोग किया और जो प्रशासनिक स्तर के जो लोग थे, उन लोगों ने भी उनकी बातों को सुनी। सरकार ने, कल की ही मैं आपको बात बता रहा हूं कि सरकार ने TRE 3 की बात कर लीजिए, TRE 2 की बात कीजिए, TRE 1 की बात कीजिए, जो छात्रों की 4 मांगे थी, उस मांगों को माना गया है। 2025 में TRE में जो 4 में जो बदलाव करने की बात की गई थी, सरकार ने उसको निवास प्रमाण पत्र की जो प्राथमिकता है उसको माना है सरकार ने। और दूसरी एक सबसे अच्छी बात है, जो एक उन लोगों की जो मांगे लगातार चल के आ रही थी,
कि 100% डोमिसाइल नीति करने के लिए, तो संविधान की अगर हम बात करेंगे तो संविधान के आर्टिकल 16(3) में वहां एक व्यवस्था बनाई गई है कि जो भी राज्य सरकार होगी वो सारी राज्य सरकारें संविधान के दायरे में रखकर वो नोटिफिकेशन जारी करेगी डोमिसाइल को लेकर। और बिहार में पहले जितना था उससे 15% बढ़ाया गया था डोमिसाइल नीति को लेकर। और छात्रों की जो मांगे थी, मुख्य रूप से जो 4 मांगे थी जिसको सरकार ने मान लिया है। पहला माना था TRE 4 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार के अंदर। दूसरी सबसे अच्छी बात कि बीपीएससी की जो परीक्षा का जो नियंत्रक राजेश कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने एक विवादित बयान कर दिया था, उनको निलंबित कर दिया गया। तीसरा, छात्रों की शिकायत सुनने के लिए जो सीधे एक हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी, उसकी भी चर्चा हो चुकी है। और चौथा, जो मासिक छात्र सहायता समस्या या समाधान कैंप लगाने की जो बात चल रही थी, उसकी भी सरकार ने घोषणा कर दी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अपने जेनजी की सुरक्षा और उनके भविष्य का ख्याल रखा है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा श्रद्धा जी, कि जिस तरह से हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जिन बातों को कह रहे थे और यूपीएससी की जिन बातों को लेकर आ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो रिफॉर्म और परफॉर्म करने वाली सरकार है। और जो बीपीएससी ने जो अपने परीक्षा लेने की जो प्रणाली है उसमें जो बदलाव किया है, वो कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता ही प्रणाली है जो भविष्य में आने वाला है। तो इसलिए राजनीतिक बयानबाजियां हो सकती हैं, जेनजी के सहारे राजनीतिक हित को साधा जा सकता है, विपक्षी लोग साध सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट है और साफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, मैंने कहा ना, मैंने अपने सवाल की शुरुआत में कहा था कि नई शिक्षा नीति आई, उसमें बहुत सारे चेंजेस थे, ये हम मानते हैं। और वाकई में उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो आज के परिवेश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो शिक्षा आज के परिवेश के लिए ज़रूरी है, हुई है। लेकिन फिर भी सिस्टम में जो अभी भी चूक है उसको सुधारना सरकार की ही जिम्मेदारी है, चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से पीएम हमारे प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं, छात्रों से संवाद करते हैं और आजकल तो इंस्टा का इस्तेमाल करते हैं, इस तरफ ध्यान देकर इसमें भी और चेंजेस करने की ज़रूरत है, ताकि ये जगह जगह जो आंदोलन है इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। स्नेहा जी, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी छात्र जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राहुल ने कहा ना कि जिस तरीके से झारखंड में हमने आंदोलन देखा, जिस तरीके से हमने अभी बिहार में देख रहे हैं, यहाँ छात्रों की तारीफ करेंगे। लेकिन कुछ छात्र या कहें कुछ ऐसे अराजक तत्व जो छात्रों के बीच में घुसकर जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो जंतर मंतर पे हमने देखा, उस वजह से वो जो एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है वाला हिसाब जो है, ये छात्रों को भी समझने की ज़रूरत है, ये जेनजीज को भी समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जो छात्र हैं जनरली वो ऐसी लैंग्वेजेस यूज नहीं करते। जब एक आंदोलन होता है तो डिफरेंशिएट करना कि कौन छात्र है और कौन छात्र नहीं है, और छात्र भी जब इकट्ठे होते हैं तो एक माहौल ऐसा बन जाता है कि वो भी अपनी सीमाएं लांघ जाते। तो उस तरह की लैंग्वेज उन्हें यूज नहीं करनी चाहिए। सरकार से बैठ के वार्तालाप करना चाहिए और अपनी मांगे मंगवाने का और भी बहुत तरीके हैं, शांतिपूर्ण तरीके से। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि झारखंड में उन छात्रों ने बड़े आराम से अपनी मांगे बिल्कुल बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ, लेकिन हमें नहीं पता कि जो अराजक तत्व हैं वो कितने हैं एक आंदोलन में, क्योंकि वो भी इन आंदोलनों को टारगेट कर रहे होते हैं। तो केवल छात्रों की नहीं, छात्र अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उनकी मेन एम है कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। तो इसलिए वो लोग एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि जहाँ पे उनकी आवाज सुनी जाए और आपस में बात करके एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जो कि फेयर हो और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। बिल्कुल, तो ये छात्रों को समझने की जरूरत है कि वो बिल्कुल जरूरत है। ऐसे आंदोलनों में उन्हें ऐसी क्योंकि एक मछली मतलब जिन लोगों ने, अगर हम पिछले जंतर मंतर की बात करें, प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द, उनकी मदर के लिए आप शब्द, संसद उखाड़ देंगे जैसी बातें, तो वो उन्होंने मतलब सभी छात्रों को उसमें कहीं ना कहीं लपेटे में लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चीजों की निंदा होनी चाहिए और छात्रों को भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री का ओहदा क्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की ऐसी अवमानना कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। छात्र खुद भी, वो जब खुद सुनेंगे ना उन्होंने क्या बोला है, वो खुद भी अपने को
और प्रधानमंत्री चाहे कोई भी क्या हो, बोल दिया, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कल को कोई भी हो, उस बिल्कुल, पद की गरिमा उस गरिमा पद की इतनी ज्यादा है बिल्कुल। कि आप ऐसे शब्द हरगिज यूज नहीं कर सकते। प्रोफेसर कौशल ये और समझ ये हमारे स्कूल कॉलेजेस एवरीवेयर हम सिखाते हैं। हाँ, मैं इसी पर आ रही थी। प्रोफेसर कौशल से मेरा यही सवाल था कि ये छात्रों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता ना, किसी ने चढ़ा दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया, उस तरीके का आंदोलन, वहाँ ऐसा माहौल जिसका जिक्र स्नेहा जी ने किया वो चल रहा है। लेकिन छात्रों को इतना समझ होनी होगी कि रखनी होगी कि कौन छात्रों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। जब तक छात्र इससे बाहर नहीं निकलेंगे, जिस सिस्टम को सुधारने की बात वो कह रहे हैं और जिस सिस्टम को अपने कि भाई हमारा भविष्य अच्छा हो, वो सिस्टम ठीक नहीं हो पाएगा। जब छात्र राजनीति करता है ना, तो उनके जो असली जो मुद्दे हैं वो पीछे चले जाते हैं। पीछे, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा। एक शिक्षाविद होने के नाते हम भी समर्थन नहीं करते ऐसे छात्रों का। लेकिन श्रद्धा जी, ये देखने की आवश्यकता है कि जब छात्र आंदोलन में उतरता है तो क्या केवल छात्र वहां पर होते हैं, या जो एक तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो बीच में शामिल होते हैं, असल में जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, वो वही लोग करते हैं। क्योंकि आप ये देखिए, छात्र तो एक ऐसी ट्रेनिंग तो कम से कम ले चुका होता है कि अपने शिक्षक के साथ वह सुनता है, अपने और जब अपने व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये तो हमारी क्या कहेंगे, मिनिमम योग्यता। कम से कम कोई भी ऐसा टीचर हो, चाहे कुछ भी, उसको अगर आपके कसौटी मिनिमम सिविक सेंस है, ये मिनिमम सिविक सेंस तो क्रिएट कर ही देता है टीचर स्टूडेंट के साथ। लेकिन अगर उसको पार करके कोई छात्र इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो इसका मतलब ये मानिए कि वह छात्र नहीं है। वह ऐसे एलिमेंट्स हैं जो घुसकर छात्र की राजनीति के को नया अलग तरह का आयाम देना चाहते हैं। आप चाहे आप ये देखिए, झारखंड का उदाहरण ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, या सबसे बड़ी बात दिल्ली का जंतर मंतर पे जो हुआ, जिस तरह से खासकर लड़कियों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो उनको कभी भी हम लोग, कभी शिक्षा जगत में कभी उसकी निंदा ही की जाएगी, कभी उनका समर्थन नहीं कर सकता, कोई भी शिक्षक नहीं कर सकता, भले ही चाहे शिक्षक भी राजनीति क्यों ना करता हो। ऐसी भाषा का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, हमारे शिक्षा मंत्री के प्रति और किसी के भी प्रति शिक्षा हमें ये सिखाती ही नहीं है। हम जो शिक्षक होने के नाते जो विद्यार्थियों को जो ज्ञान देते हैं, वो यही तो देते हैं ना कि वो एक सभ्य नागरिक बने। केवल डिग्री देना ही शिक्षक का काम नहीं होता, एक सभ्य नागरिक भी बनाते हैं। हम तो गढ़ते हैं ना, एक जैसे कच्ची मिट्टी हमारे सामने आती है तो हम उसको शेप देते हैं, हम उसको घड़े की तरह बनाते हैं ताकि उसके अंदर सब कुछ समाहित हो सके, वो ठहर सके। यही तो शिक्षा का मतलब। अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फिर शिक्षा की बात करना ही बेमानी हो जाता है। सीधी सी बात यह है कि फिर आप शिक्षा की बात ही मत करिए अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं। राहुल, अगर ये समस्या है भी, बिल्कुल है, जायज है समस्या, तो हम इन समस्याओं को नकार नहीं सकते। छात्रों का भविष्य अंधेरे में जाता है। नहीं, बिल्कुल इसी पर हम बात कर रहे हैं। इसीलिए आज का ये कार्यक्रम है जिसमें मैं बहस नहीं देख रही हूँ, जिसमें मैं राय देख रही हूँ कि क्या होना चाहिए। एक बहुत सार्थक चर्चा हो रही है। राहुल, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि हम देख तो रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगह छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ चेंजेस इस आंदोलन के बाद जंतर मंतर में, क्योंकि एक वो विशाल आंदोलन और जिस तरीके से विरोध देखने को मिला, उसके बाद अब पटना में, यहाँ पर भी आप ही की सरकार है, कुछ तो पार्टी ने सोचा होगा कि यहाँ पर ये चेंजेस करने की जरूरत है। श्रद्धा जी, बहुत गंभीरता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। देखिए, आपने जो प्रश्न किया, चाहे वो दिल्ली की केंद्रीय सरकार की बात कर लीजिए या फिर बिहार की राज्य सरकार की बात कर लीजिए, सरकार ने छात्रों की बातों को सुनी है और उनको इस बात का यकीन दिलाने के लिए भी सरकार ने अपने द्वारा लिए गए निर्णय के द्वारा उसकी सूचिता स्थापित की है। देखिए, जो छात्रों की मांगी थी, लगातार पेपर लीक के मामले को लेकर लगातार हुआ करती थी और भर्ती निकालने को लेकर होती थी, तो बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने इस बात को स्थापित भी किया है कि जो हमने जो लक्ष्य रखा है 5 साल के अंदर 1 लाख शिक्षकों को नौकरी देने की, वो हम करेंगे। मैं आपको एक संदर्भ याद दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सितंबर 2025 चुनाव के पहले TRE 4 को लेकर एक आंदोलन छिड़ी थी और उसमें
सीट को लेकर लगातार बहसें चल रही थी और उस समय के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उन्होंने लगभग 18,000 कुछ पदों पे ही आवेदन देने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने चीजों को सुना और उसको लगभग 32,400 के आसपास वो लेकर गए। यानी कि जो छात्रों की जो डिमांड थी उस डिमांड को सरकार ने सुना और अमल किया और उसको अस्तित्व में लाने का काम किया। एक तो वो हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए जो विपक्ष की जो सरकारें हैं उनकी भी, कि वो लटकाए नहीं, अटकाए नहीं, फटकाए नहीं और छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर कर जो एक उचित निर्णय लिया जा सकता है, कुछ अगर सुझाव है तो सरकार के समकक्ष रखे, क्योंकि हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा। चाहे वो बिहार की लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा की बात कर लीजिए, नेता प्रतिपक्ष गायब रहे 1 महीने तक, या फिर केंद्रीय सदन के अंदर की अगर आप बात कर लीजिए संसद के अंदर, तो राहुल गांधी जी ने भी इसको गंभीरता से नहीं उठाया। तो सरकार जब रिफॉर्म और परफॉर्म और बातों को सुनकर आपके द्वारा बनाए गए निर्णय को आगे अगर अमल में लाने का प्रयास करती है सरकार, तो मुझे लगता है कि एक नैतिक जिम्मेदारी उनकी भी तय होनी चाहिए। और जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं और जो अलख जताएंगे बिहार के अंदर और देश के अंदर अपने ज्ञान की धारा के तहत, तो वो निश्चित रूप से उसकी सूचिता भी होनी चाहिए, उनका सम्मान भी होना चाहिए। और सरकार ने उनकी बातों को सुना है, अमल किया है, तभी जाकर जो नोटिफिकेशन निकले हैं, जो उनके डिमांड्स थे, उस पर चर्चा भी की गई है। और आज जो दृश्य देखने को मिला पटना के अंदर, वो भी काफी शांतिपूर्वक ढंग से ही था, तो इसकी भी सराहना होनी चाहिए। एक चीज और, क्योंकि आपने एनटीए का पहले जिक्र किया था, एनटीए में कई खामियां एनटीए में रही हैं, कई सारे विवाद ऐसे एनटीए से जुड़े हुए रहे हैं, तो वाई ओनली एनटीए? यूपीएससी का जिक्र अभी राजेश जी हमारे साथ जुड़े थे, अभी नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि उसी पैटर्न पर क्यों नहीं सारे एग्जाम किए जाने चाहिए, जिसमें 100% मतलब चीज़ें जो होंगी वो बिल्कुल बाकायदा होंगी और उसमें कोई लूपहोल और कोई फेलियर नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल जो आप बातें कर रही हैं यूपीएससी को लेकर, तो यूपीएससी की जब भी एग्जाम होती है वो 3 चीज में होती है, प्रीलिम्स होती है, मेंस होती है और इंटरव्यू होता है। तो ठीक उसी तरह जो 2 चरण में जो बीपीएससी भी जो परीक्षा लेने का जो प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर छात्र अपनी सहमति नहीं प्रदान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो यूपीएससी के आसपास का ही वो पैटर्न है जो सरकार लागू करने का प्रयास कर रही है। एक बात मैं आपको बताऊं कि जो भी छात्र होते हैं, जो पढ़ते हैं, जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, जिनको अपने भविष्य की चिंता होती है, उनको पता होता है कि अगर हमें हर तरह से तैयारी होनी चाहिए। और जब सवाल जब जेनजी का आता है, जैसा कि मैडम भी एक बात को कह रही थी, जो काफी उन्होंने अच्छी बात कही थी, कि आज का जो युवा वर्ग है वो एआई के माध्यम से चीजों को बहुत बारीकी से समझ जाता है। तो हमारा संवाद पहुंचने से पहले सब बच्चों को ये पता होता है कि आने वाला भविष्य और आने वाले जो निर्णय है वो कैसा होने वाला है। तो आज के बच्चे समझते हैं, समझदार हैं, और वो निश्चित रूप से सरकार जो निर्णय लेगी उसके वो सहभागी बने। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, मैंने जो जिक्र किया था कि जब हम देखते हैं सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं पहुँचे, सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब है, राजस्थान में भी आपने देखा, लेकिन जब इसका विरोध होता है तो सरकार को बुरा लगने लगता है। लेकिन ये खामियां जो हैं, चाहे मैं इसमें सिर्फ आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ बीजेपी का जिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं हर जगह सरकारी स्कूलों की जो हालत है या कॉलेजेस की जो हालत है, ये हर कोई जानता है। इसमें बहुत सुधार की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा, और उसकी बात तो कही जाती है लेकिन होता नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं चाहता था कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि माननीय सम्राट चौधरी जी ने एक बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया है। वो ये किया है कि उन्होंने बिहार में जो स्कूल हैं उसको इस लेवल से तैयार करने के लिए बोला है, क्योंकि अक्सर एक सवाल उठता है समाज में कि नेताओं के बच्चे क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो माननीय सम्राट चौधरी जी ने ये कहा है कि आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर आप स्कूल की व्यवस्था को ऐसे तैयार कीजिए कि जो भी एमपी है, एमएलए है या जो भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनके बच्चे सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है, और आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर लगभग इसी में छुपा हुआ है। एक अच्छी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शिक्षा के अंदर लगातार सुधार किया जा रहा है और जो हमारे देश की जो संस्कृति है वो बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये हमारे जिंजी जो हैं उनको हमारे देश की संस्कृति और जो हमारे देश के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता की जो हम बात करते हैं, उन सब चीजों को बारीकी से समझने की आवश्यकता है। जो सिलेबस में जो चेंजिंग हुई है
वो चेंजिंग लगभग इसीलिए की गई है क्योंकि जो लोग पहले चलाते थे वो कुछ और समझाते थे, लेकिन वास्तविकता से और अपने देश से बच्चों को दूर करते थे। आपने कभी देखा नहीं होगा कि पहले जब बच्चे, यानी मैं अपनी पीढ़ी की बात करता हूँ, जब ये चर्चाएं चल ही रही थी तो मुझे नहीं लगता है कि जब मैं भी पढ़ता था तो वास्तविकता के बहुत करीब पहुंचा था, चाहे वो इतिहास के विषय की बात कर लीजिए या फिर अन्य ऐसे विषय की बात कर लीजिए जो हमें हमारे देश हित में जानना चाहिए था, वो हमें उसकी जानकारी नहीं थी। हम अब जाकर सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि पहले क्या हम पढ़ते थे। तो ये भी एक अच्छी पहल होनी चाहिए। बहस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो बहस की जा सकती है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, लेकिन अभी की जो नहीं, ये तो आज की तो जो 5 की पड़ताल है वो पूरी शिक्षा को ही समर्पित रही है, इसीलिए इसमें कोई बहस नहीं। हम यही चाह रहे थे कि भाई ऐसी इसका आउटकम कुछ ऐसा निकल कर आए जिससे फायदा हो, छात्रों को भी फायदा हो, सरकार तक भी सलाह पहुंचे कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। इसीलिए 2 शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेहा जी, थोड़ा सिलेबस के बारे में भी बात करें क्या, कि सिलेबस जो होता है, चाहे मैं इनिशियल मतलब जो शुरुआती क्लास है प्राइमरी उनकी बात करूं या हायर स्टडीज़ की बात करूं, आपको लगता है सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस की भी ज़रूरत है? सिलेबस वाइज हमारा इंडियन सिस्टम बहुत ही अच्छा है अभी भी। इट इज़ क्वाइट, जब हम स्टडी हम बच्चों को बाहर भी भेजते हैं और हम अपने सिस्टम से भी, हमारे जो सिस्टम है इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। सिलेबस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बच्चों को जो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, जैसे बहुत ही रिजिड है, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना है या हमें ह्यूमैनिटीज़ में ये सब्जेक्ट्स लेने हैं, अगर थोड़ी सी वो चीज़ बदल दी जाए कि हम उनको एक फ्रीडम दे दें कि वो अपने सब्जेक्ट्स चूज करें, उन्हें बांध ना दें कि इसके साथ ये लेना पड़ेगा उसके साथ वो लेना पड़ेगा। और सिलेबस जो है उसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि जो आने वाली, अब जिस चीज़ की जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होते थे वो उस तरह से ना पढ़ा के जो आने वाली रिक्वायरमेंट्स है उनके हिसाब से सिलेबस को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए आगे जाके ये फायदेमंद होगा। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि बच्चे स्किल डेवलपमेंट करें, है ना। गवर्नमेंट जॉब्स हमेशा लिमिटेड रहेंगी, हमारी जो जनसंख्या है और जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं दे आर नॉट, उसमें बहुत डिस्पैरिटी है और हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है और फिर फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड है। तो एक फ्रस्ट्रेशन उसकी वजह से भी है। तो बच्चे स्किल्स डेवलप करें और आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं और स्किल्स डेवलप करने के लिए भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। मतलब अब स्टूडेंट्स को भी अपने विकल्प जो हैं वो तैयार रखने चाहिए, मतलब हालांकि वो रखते हैं। मैं इतना तो कहूंगी, सरकारी नौकरी हर किसी की चाहत होती है और पर एक हाइप भी है सरकारी नौकरी को लेकर क्रिएट किया हुआ कि सरकारी नौकरी, खास तौर पर जब लड़के की शादी होती है तब जरूर पूछा जाता है कि सरकारी नौकरी वाला लड़का होगा तो वो पक्की नौकरी समझी जाती है। ये जो हाइप है ना, ये मुझे लगता है सोशली इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। सोशल सिस्टम, पेरेंट्स को और एजुकेशनिस्ट को और कोचिंग सेंटर्स वो भी एक हाइप क्रिएट करते हैं। बहुत सही बात की प्रोफेसर कौशल। ये कोचिंग सेंटर्स जो हैं, मतलब मैंने कहा था ना पहले ही कि व्यापारीकरण जो होने लग गया है शिक्षा का, ये कोचिंग सेंटर्स, लगता है कि इन पर भी अब कहीं ना कहीं सरकार को शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पर घंटे की फीस ये लोग अपनी बता देते हैं, चाहे पेरेंट्स कैसे भी वो फीस भर रहे हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ पैसा दिखता है। आपके प्रश्न से पहले मैं स्नेहा वर्मा जी ने जो कही उन्हीं की बात में एक बात ये जोड़ना चाहती थी कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर आ रही है। पहले सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो एक तरह से स्कूल में और कॉलेजेस में एक लिमिटेशन थी कि अगर ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है, छात्र है, तो वह ह्यूमैनिटीज़ के ही डिसिप्लिन में जाएगा या ह्यूमैनिटीज़ का ही सब्जेक्ट लेगा। लेकिन अब जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बहुत हद तक प्रयास किया गया है कि जो हमारी जो मैकाले की जो थोपी गई जो शिक्षा नीति थी उससे हम बाहर निकले हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने है जो अब हमें ह्यूमैनिटीज, साइंस या कॉमर्स के दायरे में नहीं बांधती है।
अगर कोई ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, मान लीजिए कोई संस्कृत में भी पढ़ रहा है, अगर वह मैथमेटिक्स आगे पढ़ना चाहता है या साइंस का बायोलॉजी लेके पढ़ना चाह रहा है, फिजिक्स लेके पढ़ना चाह रहा है, वो आप पढ़ सकता है। यानी कि जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज है वो अब हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ, जहाँ हर एक डिसिप्लिन में, चाहे वह ह्यूमैनिटीज के विषय हों हमारे सामने, चाहे साइंसेज के विषय हों, चाहे कॉमर्स के हों, उसमें हमने स्किल का इतना कंपोनेंट डाला है, अप्लाइड एस्पेक्ट इतना ज्यादा है कि छात्र हमारे केवल सरकारी नौकरियों तक ना जाए। हाँ, बल्कि ये अपना मैंने कहा रोजगार ना, पर- सोशली इस पर रोक लगानी जरूरी है। ये बिल्कुल, माइंडसेट बिल्कुल। बदलने वो वाली सोशली बात है। तभी बनेगा बिल्कुल जब आप अपने उसको पाठ्यक्रम में समाहित करेंगे। हमने बिल्कुल ये बिल्कुल। प्रयास किया है। और एक माइंडसेट भी बदलने की जरूरत है, लेकिन क्योंकि अब समय इजाजत मांग रहा है, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है कि ये बदलावों की बात तो है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सिस्टम में होगा, तभी मैं एक चीजें सेकंड जो और होंगी। आप अगर अनुमति दें बस तो 5 लेना सेकंड दे चाहती सकती हूँ मैं आपको जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्किल के बच्चे होंगे, तो इंडस्ट्री में जाएं, वो इंटर्नशिप करें, वहां से रोजगार उनको मिलेगा। मतलब एक बड़ा बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति हाँ, में किया जो गया कि जरूरी है, प्रैक्टिकल चीजों को समझने की बहुत ज्यादा आने की आवश्यकता जरूरत है। जी। बहुत अच्छी चर्चा रही, मुझे लगता है इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, लेकिन जो सही बात, सीधी बात थी वो, और मुझे लगता है राहुल जी आप जरूर इस बातों को आगे तक पहुंचाएं कि इसकी वाकई में जरूरत है देश को, हमारे युवाओं को और छात्रों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस को समय देने के लिए, और इसी के साथ 5 की पड़ताल में इतना ही। बाकी खबरों की लगातार बनी रही है भारत एक्सप्रेस के साथ।